अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। ये नवंबर का महीना ज़याबीत्स यानी शुगर के मरीज़ों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हर जगह मुख्तलिफ़ किस्म की अवेयरनेस और सेमिनार किए जाते हैं ताकि अवामुन नास में इस बीमारी के मुतालिक अवेयरनेस दी जाए। तो यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल की तरफ से भी ख़ास करके क्योंकि डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनका डायबिटीज़ और कल्ब का आपस में काफ़ी गहरा ताल्लुक़ और रिश्ता है और वो अक्सर एक साथ ही तकरीबन चलते हैं। और डायबिटीज़ जो है वो जितने भी ख़ास करके एथेरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम्स हैं उनमें सबसे मेजर रिस्क फैक्टर है, ख़ास करके मिडिल एज दोनों में, मर्दों में औरतों में दोनों में एक मेन रिस्क फैक्टर है। ये जो डायबिटीज़ है ये कल्ब को 3 तरह से मुतासर करती है। इससे पहले 2 पार्ट्स में हमने सबसे पहले उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं वो शरियानों पर हैं, यानी शरियानें तंग या बंद हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से शुगर के मरीज़ों में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और हरकत कल्ब की बंदिश हो जाती है। दूसरे नंबर पर हमने डिस्कस किया कि उसकी वजह से जो कल्ब की नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है, उस नर्वस सिस्टम को उनके जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स होते हैं जो शरियानों और कल्ब को सप्लाई करती हैं और उसकी वजह से हार्ट और ब्लड प्रेशर को मुतवाज़न रखती हैं, उन पर उसके असरात, उन नर्व्स की डैमेज की वजह से उन पर उसके असरात पड़ते हैं और जिसकी वजह से उनको कैन की बीमारी यानी कार्डियोवैस्कुलर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की बीमारी हो जाती है। आज ये 3rd पार्ट है, तीसरा और आखिरी पार्ट है इस हवाले से। डायबिटीज़ की वजह से कल्ब पर उसके जो असरात हैं जिसको डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, यानी जो डायबिटीज़ की वजह से कल्ब के अज़लात होते हैं उसकी कमज़ोरी हो जाती है या वो जो अज़लात हैं वो थिक हो जाते हैं, उसका जो मसल्स हैं वो थिक हो जाते हैं। और कुछ मरीज़ों में फिर आगे चल के, क्योंकि इनिशियल स्टेज में मसल्स थिक हो जाते हैं और जिसको डायस्टोलिक डिसफंक्शन और हार्ट फेलियर कहते हैं, फिर जब बीमारी बढ़ती है तो फिर उनको हार्ट फेलियर विद सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। ये जो बीमारी डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी है वो बेसिकली एक जो हार्ट का कीमियाई निज़ाम है, मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो मेटाबॉलिक सिस्टम जो है उनका जो है वो डिसफंक्शन हो जाता है और जिसकी वजह से जो कार्डियोमायोसाइट यानी हार्ट के जो खलिए होते हैं उन खलियों का एपोप्टोसिस हो जाता है और उसका मकसद ये है कि जो सेल्स होते हैं उसके वो सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं या ये कहेंगे कि वो डिसफंक्शनल और वो डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मायोकार्डियल सेल्स होते हैं कार्डियोमायोसाइट्स उनका एपोप्टोसिस हो जाता है, यानी वो जो सेल्स होते हैं वो सेल्स या खलिए जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं और या ये कहें कि वो गोश्त जो है वो जल जाता है वहाँ पर और जिसकी वजह से वो सही तरह से काम नहीं कर सकते, फंक्शन नहीं कर सकते हैं। और ये जितनी भी सब चीज़ें हैं उसका जो मेन सबब है वो हाइपरग्लाइसीमिया, यानी जिन मरीज़ों की चाहे वो डायबिटिक टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, लेकिन उनमें उनकी जो ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में नहीं रहती, तो ब्लड शुगर का कंट्रोल ना होना जो है वो इसका
सबसे अहम वजह जो है या मैकेनिज़्म है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं ये बीमारी, क्योंकि ये डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी या और दूसरे किस्म की इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी, ये सारी जितनी भी कार्डियोमायोपैथीज़ हैं वो अल्टीमेटली पेशेंट्स को हार्ट फेलियर करती हैं। और इस तरह से जिस तरह से ये स्टेज ए से स्टेज डी तक ये हार्ट फेलियर की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। तो डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी में शुरुआत में यूजुअली स्टेज ए और स्टेज बी टाइप का हार्ट फेलियर होता है। और लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसकी शर्त ये है कि डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी की कि उनमें जो दिल की शरियानों की तंगी या बंदश, यानी शरियानों में जो एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरीज़ में जो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से शरियानें तंग या बंद हो जाती हैं, वो उनमें नहीं होती, यानी शरियानें उनकी नॉर्मल होनी चाहिए। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर की बीमारी उनमें नहीं होनी चाहिए। और जो दिल के वैल्व्स होते हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए, यानी वैल्व्स की बीमारी नहीं होनी चाहिए, पैदाइशी बीमारियां जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कार्डियोमायोपैथी या हार्ट फेलियर करती हैं। तो ये डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसको लेबल कर सकते हैं कि ये डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी है। तो ये एक कोई आम बीमारी नहीं है, ये काफ़ी पेचीदा है और इसकी तशखीस और इलाज भी काफ़ी पेचीदा है उस लिहाज से। ये यहाँ पर मैंने शो किया है कि जैसे ये हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, यहाँ पर शो किया है कि ये शरियानें जो है उनकी तंग या बंद नहीं होती हैं। तो ये नॉर्मल शरियानों का होना जो है वो ज़रूरी है। और कुछ मरीज़ों में हार्ट जो है वो इस तरह से हाथी की तरह बढ़ जाता है, लेकिन ये एडवांस स्टेज में बढ़ता है। शुरुआत में ज़्यादातर मरीज़ों का हार्ट की साइज़ जो है वो एक्सरे में नहीं बढ़ती, तो उसकी वजह से डॉक्टर्स जो है वो धोखा खा जाते हैं, क्योंकि हार्ट फेलियर या कार्डियोमायोपैथी की जब बात होती है तो ज़्यादातर जो फिजिशियंस हैं उनके जहन में ये होता है कि हार्ट बढ़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन इनका हार्ट बढ़ा हुआ नहीं होता, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। फिर इनमें हार्ट का जो इकोकार्डियोग्राम होता है उससे वो करना जो है वो इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि हार्ट का जो मसल है वो फंक्शन जो है वो डायस्टोलिक फंक्शन है या सिस्टोलिक फंक्शन है, हार्ट बढ़ा हुआ है या हार्ट नॉर्मल साइज़ है। तो इससे फौरी तौर पर इन चीज़ों का पता चल जाता है। और इससे ये भी पता चल जाता है कि दिल के जो स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट्स हैं, जैसे दिल के वेल्स की बीमारियां हैं, पैदाइशी बीमारियां हैं, दिल के सोराख हैं या पेरिकार्डियल प्रॉब्लम्स हैं, तो इको करने से इन चीज़ों का पता चल जाता है। और ये जो बेसिक चीज़ें हैं उसके करने के बाद फिर कुछ एडवांस इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तभी जाके इस बीमारी की तशखीस जो है वो मुमकिन होती है। इस बीमारी को डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी ये सबसे पहले 1972 में रूलबर्ग ने इसको दरियाफ्त किया। और इसकी दूसरी एक अमेजिंग बात यह है कि जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं उनमें भी काफ़ी ऐसे मरीज़ होते हैं जिनमें डायबिटीज़ होने का अंदेशा होता है। और जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं DM टाइप 2 स्पेशली या DM टाइप 1 में भी, उनमें भी हार्ट फेलियर होने का ख़तरा और इम्कान होता है। तो लिहाजा ये दोनों तरह से, चाहे डायबिटीज़ हो तो उसमें हार्ट फेलियर का ख़तरा होता है, और अगर हार्ट फेलियर है तो उनमें डायबिटीज़ होने का ख़तरा होता है। तो दोनों को इनको जो है वो जहन में जो है वो रखना ज़रूरी होता है। और ये जो बीमारी है ये तकरीबन 17% मरीज़ों में DM टाइप 2 के, जो डायबिटीज़ टाइप 2 के मरीज़ होते हैं उनमें कोई 17% पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये DM टाइप
जिनमें यह डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी होती है। तो इसकी जो अहम सबब है कि ये बीमारी किस वजह से, क्यों और कैसे होती है, तो ये देखा ये गया है कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनमें से वो मरीज़ जिनमें परसिस्टेंटली शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं होता है, यानी उनका शुगर बढ़ा हुआ होता है, उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो ये हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट में होने की वजह से इन मरीज़ों में फिर हाइपर इंसुलिनीमिया होता है और अल्टीमेटली ये फिर इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये उसके 3 असरात जो है वो कल पर होते हैं। एक तो ये मेटाबॉलिक डिसफंक्शन होता है उनमें, दूसरा ये होता है कि उनकी जो कार्डियोमायोसाइट वो एपोप्टोसिस हो जाता है, और तीसरा जो है उनमें मायोकार्डियल फाइब्रोसिस हो जाता है। तो ये मायोकार्डियल फाइब्रोसिस जो है ये सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें रोल प्ले करता है, और इसकी तशख़ीस करना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर फाइब्रोसिस ज़्यादा होता है तो जो डैमेज होता है वो उसके रिकवर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और ये तीनों अवामिल जो हैं वो अल्टीमेटली डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी का सबब बनते हैं। ये इसकी 2 फेसेस होते हैं, एक अर्ली फेस होता है जो शुरुआत का फेस होता है डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी में, उनमें जैसे मैंने बताया कि इनका हार्ट साइज़ जो है वो बढ़ता नहीं है, हार्ट का जो मसल है वो हाइपरट्रॉफी हो जाता है, और हाइपरट्रॉफी का सबब जो है मेनली जो है वो मायोकार्डियल फाइब्रोसिस होता है, और उस फाइब्रोसिस की वजह से इनमें डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है, यानी हार्ट मसल जो है अभी वीक नहीं होता, जिनमें वीक होता है तो वो सिस्टोलिक डिसफंक्शन उसको कहते हैं। तो डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी में अर्ली स्टेज पर जो है वो डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, लेकिन उसमें जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहली शर्त जो है उसमें कि उसकी शरेयानें जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, उनको ब्लड प्रेशर का मर्ज नहीं होना चाहिए, उनमें स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट नहीं होने चाहिए। तो ये अर्ली फेज जो होता है इसकी तशख़ीस जो है वो करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये बीमारी वजह खुद जो है एक कम्प्लेक्स पेचीदा बीमारी है, तो अर्ली स्टेज में क्योंकि इसके बहुत सारे काजेज़, तो इसलिए ये अंडर डायग्नोज या उसकी तशख़ीस में काफ़ी जो है वो कोताहियाँ हो जाती हैं, डिले हो जाती है, और डिले होने की वजह से फिर ये लेट फेस में जाके, क्योंकि शुरुआत में ज़्यादातर मरीज़ों में उसके अलामात नहीं होते, सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो फिर जब इनको अलामात होते हैं तो उसमें भी फिर 2 किस्म के इकसाम होते हैं। उसमें शुरुआत में उनका जो हार्ट का फंक्शन होता है, मायोकार्डियल फंक्शन, वो प्रिजर्व होता है, और बाद में फिर जो है वो मायोकार्डियल डिसफंक्शन, सिस्टोलिक डिसफंक्शन, अगर इजेक्शन फ्रैक्शन 40% या उससे कम हो जाए तो फिर उसको हम सिस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं। जब सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है तो उनमें फिर जब अलामात शुरू हो जाती हैं तो फिर अलामात वाले इस मर्ज़ को फिर हम स्टेज C और स्टेज D हार्ट फेलियर कहते हैं। तो ऐसी स्टेजेस में जब ये मरीज़ पहुंचते हैं तो फिर तशख़ीस करना एक मुअम्मा बन जाता है कि ऐसे मरीज़ों में, क्योंकि जब तक कि कोरोनरी एंजियोग्राम नहीं किया जाए तो फिर पता नहीं चलता है कि ये बीमारी शरेयानों में तंगी और बंदिश की वजह से है या डायबिटीज़ कार्डियोमायोपैथी की वजह से है। आखिर में इसका जो समरी जो है इस बीमारी डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी की ये है कि ये जो डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी है ये एक उसकी जो तशख़ीस और इलाज जो है, चुनांचे ये एक कम्प्लेक्स डिज़ीज़ है, तो इसकी जो तशख़ीस और इलाज जो है वो भी काफ़ी कम्प्लेक्स है, यानी पेचीदा है। दो इस बीमारी को तशख़ीस करने के लिए बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट जैसा कि हीमोग्लोबिन A1C है, जिससे हमें पता चलता है कि इसकी जो हाइपरग्लाइसीमिया है वो कंट्रोल में नहीं है, तो उससे ये पता चलता है। फिर अगर मायोकार्डियल इंजरी हो, और बहुत सारे मरीज़ों को मायोकार्डियल इंजरी होती है जिसकी वजह से ट्रोपोनिन जो है वो बढ़ा हुआ होता है या प्रोBNP बढ़ा हुआ होता है, लेकिन मरीज़ों को अलामत नहीं होते हैं उनमें।
उसके अलावा फिर इमेजिंग स्टडीज़ जो हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा अहम होती हैं, और ईसीजी है, ईसीजी से हमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का पता चलता है, या और बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें पता चलती हैं। इकोकार्डियोग्राम ट्रेडिशनल, इसके अलावा बहुत सारे नए जो हैं वो इकोकार्डियोग्राम 3D है, और GLS जो है वो ग्लोबल लॉन्गिट्यूडनल मायोकार्डियल स्ट्रेन जो है, ये एक नई टेक्निक है। उससे जो मायोकार्डियल सेल्स के जो डेथ होते हैं, डैमेज होता है, वो डिसफंक्शन से पहले, यानी दिल का जो गोश्त है वो कमज़ोरी से पहले ही उससे पता चल जाता है कि ये जो हार्ट का मसल है ये डैमेज हो चुका है। इसके अलावा पेट स्कैन है जो काफ़ी महंगा है, लेकिन वो एक अच्छा एक टूल है। और आखिर में जो है वो एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी, वो है तो गोल्ड स्टैंडर्ड, लेकिन हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, और उससे काफ़ी हद तक मुख्तलिफ इक़साम की जो कार्डियोमायोपैथीज़ होती हैं तो उसकी जो है वो तशख़ीस करना जो है वो आसान हो जाती है। तो ये इलाज के लिहाज से जो मेन फोकस है उसका वो यही है कि शुगर को कंट्रोल में किया जाए। लेकिन अगर हाइपरग्लाइसीमिया यानी डायबिटीज़ का मर्ज़ जो है वो कंट्रोल में नहीं है, तो फिर वो मर्ज़ जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो तेज़ी से बढ़ता जाता है। तो लिहाजा इलाज के लिए सबसे अहम जो है वो शुगर को कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो चाहे दवाओं से, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स से हों, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई है कि बहुत नई और अच्छी दवाएं आ गई हैं जिससे, और इंसुलिन के भी बहुत सारे नए इक़साम जो हैं वो आ गए हैं। और इसके अलावा अगर हार्ट डैमेज हुआ है तो फिर ऐसे पेशेंट्स में बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम एंटागोनिस्ट या फिर स्टेटिन्स वगैरह, स्पाइरोनोलेक्टोन वगैरह उनकी ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा जो है आखिर में जो है वो जीन थेरापी, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हो रही है, या फिर उसमें ट्रांसप्लांट जो है वो उसकी जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो ये इलाज के लिहाज से सिर्फ हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करना जो है वो काफ़ी नहीं है, लेकिन उसके अलावा बाकी भी जो चीज़ें हैं उनकी भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है ताकि इस बीमारी को रोका जाए या इस बीमारी को आगे बढ़ने से उनको जो है वो ताख़ीर किया जाए उसमें। तो ये इस बीमारी की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमें अब भी काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी इस बीमारी के मुतालिक इतनी ज़्यादा आ गई और वो नहीं है। और जब तक के, क्योंकि अभी तक उसकी जितनी भी ये तशख़ीस और इलाज की वो एक अभी भी एक पेचीदा हैं, क्योंकि बहुत सारी दवाएं हैं जो जिनके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं। तो जब तक कोई अच्छी दवाएं जिनकी जो इस बीमारी को भी कंट्रोल करें और डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी को, सेल डेथ को भी होने से जो है वो रोक सकें और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हों, ये बीमारी, क्योंकि हम जो हमारे जैसे मुल्कों में, गरीब मुल्कों में ये जो जितने भी इनकी तशख़ीस और इलाज के नमूने हैं ये बहुत सारी जगहों पर अवेलेबल नहीं है। तो आखिरी मैसेज ये है कि आज कल परसों तरसों हमें अल्टीमेटली जो है अपनी तर्ज़ ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल, क्योंकि हमारे नौजवानों की खास करके लाइफ स्टाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गई है। और जब तक हम अपनी लाइफ स्टाइल को यानी तर्ज़ ज़िंदगी को चेंज नहीं करेंगे तब तक हमें ये, क्योंकि ये एक जंग है और उस जंग को जीतने के लिए बहुत सारे मरीज़ों को भी उसमें जो है वो मरीज़ हैं, फैमिलीज़ हैं, क्योंकि बच्चे और नौजवान हैं, क्योंकि डायबिटीज़ बच्चों में है, नौजवानों में है, और मिडिल एज में, हर किस्म के औरतों में, मर्दों में इतनी आम हो गई है।
और अगर हमें डायबिटीज़ के जो कल्प पर असरात हैं उनके साथ जंग जीतनी है, तो फिर ये जंग जो है कोई भी अकेले नहीं जीत सकता। और इस जंग को जीतने के लिए हम सब लोगों को मिलकर जो है वो जदोजहद करनी पड़ेगी। और इसके लिए 2 आसान नुस्खे हैं जिस पर इतना ज़्यादा खर्च भी नहीं है और हर जगह मुमकिन भी है। वो है एक्टिविटी, एक्सरसाइज, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है और हमने घूमना फिरना एक्सरसाइज करना बिल्कुल ही तकरीबन ख़त्म हो गया है। तो एक्सरसाइज करना जो है वो और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम ये है कि आपके जो मोहल्ले की सबसे दूर जो मस्जिद है वहाँ जाके और नमाज़ पढ़ लें। ख़ास करके फ़जर की नमाज में जाके खाली पेट पर अगर 20-25 मिनट आप एक्सरसाइज या वॉक कर लें, ब्रिस्क वॉक जो है वो काफ़ी होती है। इसी तरह से इशा के बाद भी आपको मौका मिलता है कि आप जो है वो वॉक कर सकते हैं। आखिरी जो है वो है हमारा खाने पर कंट्रोल, क्योंकि हमारी जो खाने की जो तर्ज है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिगड़ गई है। जब से ये फास्ट फूड और बाहर के चटपटे खाने जिसमें बेतहाशा घी और चिकनाई, चीनी और नमकियात जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो जिससे लगता नहीं है, अगर आप शादियों में कहीं भी जाएं या दावतों में जाएं तो हम इतना ज़्यादा खाते हैं कि जिसकी वजह से हम बीमारियां खुद ही जो है वो, तो हमें चाहिए कि अपनी जो डाइट है वो हार्ट हेल्दी डाइट, यानी ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिसमें फल और सब्ज़ियाँ जो हैं वो, क्योंकि हमारे मुल्क में फल और सब्ज़ियाँ रिलेटिवली बाहर के मुल्कों के मुकाबले में काफ़ी सस्ते और हर जगह जो है वो अवेलेबल हैं। तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल को जो है वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फलों और सब्ज़ियों पर, और ये जो खाने की जो ज़्यादा खाना गोश्त मुर्गन ग़िज़ाएँ और उनको जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये फिर जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं ये सारी ग़िज़ाएँ और इनएक्टिविटी सेडेंट्री लाइफ जो है ये अल्टीमेटली डायबिटीज़ की जो फिर कंप्लीट पेचीदगियाँ हैं वो पूरी बॉडी पर उसकी पेचीदगियाँ जो हैं वो फैली हुई हैं। तो लिहाजा इन सब पेचीदगियों से बचने का वाहिद तरीका ये है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल जो है तर्ज़ ज़िंदगी जो है उसको बदलें। मैं यहाँ रोज़ाना अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में सुबह और शाम क्लिनिक हार्ट फेलियर क्लिनिक करता हूँ। अगर कल्ब के हवाले से किसी भी किस्म का कोई मशवरा करना हो तो आप किसी वक्त भी आके दिखा सकते हैं।